हेलो एवरीवन, अगेन वेलकम बैक। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बायोकेमिस्ट्री का चैप्टर नंबर थर्ड, आपका प्रोटीन। आपका सबसे बड़ा चैप्टर है जो कि प्रोटीन है, ये लास्ट है। इसके बाद क्या छोटे छोटे चैप्टर हैं, ठीक है। तो उसको हम क्या करेंगे, बहुत जल्दी जल्दी खत्म करेंगे। बट क्या तुम्हारा प्रोटीन क्या है, इसमें कम से कम 3 लेक्चर लगेंगे, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा है हमारा। कार्बोहाइड्रेट लिपिड मैंने ऑलरेडी करा दिया है, दोनों भी चैप्टर बड़े हैं और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी हैं, क्योंकि यही 3 चैप्टर है जहाँ से मेजर पोर्शन कवर होता है एग्जाम में, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन जो है और चैप्टर से आते हैं। तुम्हारा क्या है कि तुमको ऑलरेडी पता होगा, बायोकेमिस्ट्री का जो पेपर होता है वो 25 मार्क्स का होता है, और जो तुम्हारा न्यूट्रिशन और डाइटिक्स का पेपर होता है वो 50 मार्क्स का होता है, ठीक है। तो न्यूट्रिशन का वेटेज ज़्यादा है और इसका वेटेज कम है, ठीक है। तो यहाँ से जो ये 3 चैप्टर हैं, यही चैप्टर सारे लगभग वहाँ पे भी हैं, बट क्या वहाँ पे थोड़ा सिंपल फॉर्म में, यहाँ पे थोड़ा कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, बस डिफरेंस दोनों में बस यही है, ठीक है। तो चलिए देर ना करते फटाफट स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले यार एक रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, और नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे तुमको प्रीवियस ईयर का तुम्हारे एग्जाम के पेपर और बहुत सारी ई बुक्स मिल जाएंगे, तो वहाँ से जाके ज्वाइन कर लो और जाके डाउनलोड करके तुम देख सकते हो, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना प्रोटीन। प्रोटीन डिफिनीशन देखेंगे। सबसे पहले डिफिनीशन क्या होती है प्रोटीन की। प्रोटीन आर द लार्ज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल। प्रोटीन क्या है, बहुत ज्यादा लार्ज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, मेड अप ऑफ अमीनो एसिड दैट आर एसेंशियल फॉर द स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड रेगुलेशन ऑफ द बॉडी टिश्यू एंड ऑर्गन। मतलब क्या है, प्रोटीन आर ए लार्ज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल मेड अप ऑफ अमीनो एसिड्स, ठीक है। अमीनो एसिड, बहुत सारे अमीनो एसिड से मिलकर बना हुआ है, दैट आर एसेंशियल फॉर द बॉडी की स्ट्रक्चर, बॉडी के फंक्शन एंड रेगुलेशन ऑफ द बॉडी टिश्यू एंड ऑर्गन। क्या करता है, बॉडी के टिश्यूज और ऑर्गन को रेगुलेट करने में क्या कौन हेल्प करता है, आपका प्रोटीन, ठीक है। प्रोटीन को हम बिल्डिंग ब्लॉक सब्सटेंस भी बोलते हैं, ठीक है। जैसे कोई मसल्स, कभी आपको इंजरी हुई हो, कोई चोट लगी हो, कभी एक्सीडेंट हुआ हो, तो क्या होता है उस टाइम डॉक्टर एक चीज हमेशा बोलते हैं, मेडिसिन तो देते हैं, ठीक है। तो एक चीज बोलते हैं, आप डाइट में प्रोटीन का इंटेक बढ़ा दो, ठीक है। प्रोटीन क्या करता है, जहाँ पे इंजरी होती है, जहाँ पे कोई टिश्यू डैमेज होता है, उसको क्या करता है, उसमें ग्रोथ और डेवलपमेंट करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है आपका, ठीक है। उसमें क्या होते हैं, जो अमीनो एसिड्स होती हैं वही आपकी हेल्प करते हैं, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं क्लासिफिकेशन इसका अमीनो एसिड का। तुम्हारे जो सिलेबस मैंने जो जो भी अब तक जितने भी लेक्चर करवाए हैं, चाहे कार्बोहाइड्रेट हो या फिर लिपिड हो या फिर तुम्हारा जो है प्रोटीन, ये आईएनसी के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही करा रहा हूँ। एक बार सिलेबस जाके चेक कर लेना। तुम्हारे सिलेबस में क्या दिया, क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड बेस्ड ऑन न्यूट्रिशन के बेस पे दिया हुआ है, ठीक है। न्यूट्रिशन वैसे तो क्लासिफिकेशन कई टाइप के, बेस्ड ऑफ स्ट्रक्चर है, ठीक है, और बेस्ड ऑफ जो है तुम्हारा एसिड है, बट एसिड का लिख दिया है, स्ट्रक्चर का बता दूंगा ऐसे, ठीक है। वैसे तुमने क्या हुआ, बायोमॉलिक्यूल क्लास 11th एनसीईआरटी में पढ़ रखा होगा, ठीक है। फिर भी मैं थोड़ा सा उसको ओवरव्यू दे दूंगा, बट तुम्हारे जो सिलेबस में दे रखा है उसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे, ठीक है। तुम्हारा क्या क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड्स जो है वो क्या है, बेस्ड ऑन न्यूट्रिशन, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग उन्होंने क्या किया, क्लासिफाई करने के लिए बोला है, ठीक है। इसमें क्या है, तुम्हारे जो बेस्ड ऑन न्यूट्रिशन पे है, इसको 3 पार्ट में क्लासिफाई किया है। एसेंशियल अमीनो एसिड, सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड्स एंड नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड, ठीक है। वैसे इसके याद करने का मतलब एक ट्रिक है, सबको पता होगा, कॉमन ट्रिक है, वही वीआईपी हॉल में टीटी, ठीक है। वीआईपी हॉल में टीटी वही ट्रिक है, बट क्या होती है, तीनों चीजें एक में मिक्स हो जाती हैं, उसको अलग अलग करना पड़ता है, ठीक है। ये चीज सबको पता हो, नहीं पता है तो तुमको एक बार कमेंट करके बताना मुझे, मैं उसका अलग एक छोटा सा वीडियो बना दूंगा, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं एसेंशियल अमीनो। एसेंशियल अमीनो एसिड ऐसे अमीनो एसिड्स होते हैं जो क्या होते हैं कि बॉडी उनको सेंसिटाइज नहीं करती है, उनको हमको बाहर से डाइट के थ्रू, बहुत सारे फूड्स के थ्रू हमको लेना ही पड़ता है, ठीक है। और वो जरूरी ही होती है हमारी बॉडी के लिए। और तुम्हारा जो सेमी एसेंशियल एसिड, सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड्स होती हैं, वो क्या होती हैं कि हमारा हमेशा नहीं रिक्वायर्ड होती, कुछ टाइम, कुछ कभी कभी जरूरत होती है। जैसे कि क्या होता है, अगर कोई छोटा बच्चा है उसमें जरूरत पड़ सकती है, या कोई क्या हो रहा है, प्रेग्नेंट लेडी है उसमें, और लैक्टेटिंग पीरियड में क्या होता है कि उसकी जरूरत पड़ती है, और किसी को हाई ग्रेड फीवर या फिर हाई इन्फेक्शन हो जाता है, दैट टाइम क्या होता है, सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड की जरूरत पड़ती है बॉडी को, ठीक है। इसके बाद क्या आता है, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड जो होती है वो क्या होती है, हमको बाहर से नहीं लेना पड़ता, बॉडी खुद सेंसिटाइज करती है, बट जब जरूरत होती है बॉडी की तब। और क्या होती है, इनकी जरूरत बहुत ज्यादा कम होती है, बहुत ट्रेस अमाउंट में होती है, ठीक है।
तब क्या करती है, बॉडी खुद ही बना लेती है और उस जरूरत को पूरा कर लेती है। ठीक है, ये तुम्हारा नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स है। अब इसके बाद हम आपके आओ देखते हैं क्या क्या। सबसे पहले आपका आता है एसेंशियल अमीनो एसिड, जो कि हमको लेना ही लेना है डाइट के थ्रू। ठीक है, अगर नहीं लोगे तो बहुत सारी डिजीज कंडीशन एराइज हो जाएंगी। ठीक है, सबसे पहले तुम्हारा इसमें 8 जो है क्या है, तुम्हारा एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं। ठीक है, इसके बाद क्या है, मिथियोनिन है, ठीक है, थियोनिन है, ट्रिप्टोफैन है, वैलिन है, आइसोल्यूसिन है, ल्यूसिन है, फिनाइल एलानिन है और लाइसिन है। ठीक है, ये क्या तुम्हारे एसेंशियल अमीनो एसिड है। फिर से देखो, थियोनिन, ठीक है, मिथियोनिन है, थियोनिन है, ट्रिप्टोफैन है, वैलिन है, आइसोल्यूसिन है, ल्यूसिन है, फिनाइल एलानिन है और लाइसिन है। ठीक है, ये क्या ऐसे याद नहीं होगा, तुमको कैसे याद रखना पड़ेगा, वही बीआईपी हाल में टीडी के अकॉर्डिंग ही याद रखना पड़ेगा। ऐसे सब लोग याद रखते हैं, मैं भी ऐसे ही याद रखता हूँ। ठीक है, बट क्या है, तुमको अलग अलग एग्जाम में तो उसके अकॉर्डिंग नहीं लिख सकते, क्योंकि एक साथ लिखोगे वो मिक्स हो जाएगा। ठीक है, तुमको अलग अलग ही याद रखना पड़ेगा। इसके बाद क्या, सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड की अगर बात करें हम, तो ये तुम्हारा आर्जिनिन है और हिस्टिडीन है। आर्जिनिन और हिस्टिडीन कब जरूरत पड़ती है, जब छोटा बच्चा होता है उसके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में, और कोई मदर है प्रेग्नेंट है तब जरूरत पड़ेगी, या किसी को हाई ग्रेड फीवर हो जाता है तब जरूरत पड़ती है। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि बॉडी खुद ही जनरेट कर लेती है, बना लेती है, कभी कभी बाहर से कुछ फूड के थ्रू ये आ जाती है बॉडी में। ठीक है, इसके बाद आता है तुम्हारा नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। इसमें आता सिंपलेस्ट है, ग्लाइसिन है, जो कि नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड मैंने ऑलरेडी बता दिया, इसको बाहर लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये क्या करती है, बॉडी जब जरूरत पड़ती है खुद ही बना लेती है। ठीक है, इसमें क्या है, ग्लाइसिन है, एलानिन है, सीरीन है और सिस्टीन है, एस्पार्टेट है और टायरोसिन है, ग्लूटामेट है और प्रोलीन है। ठीक है, ये तुम्हारे क्या है, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड है। ठीक है, एज इट इज इसको लिख लो, याद कर लेना, कई बार याद करोगे तभी याद होता है। ठीक है, नहीं तो उस तरीके से याद करोगे ट्रिक के थ्रू तो क्या होता है, एग्जाम टाइम में कभी कभी मिक्स हो जाता है। ठीक है, इसलिए बोल रहा हूँ। इसके बाद हम कुछ और चीजें देखेंगे। अगर सिंपलेस्ट अमीनो एसिड की हम बात करें, सबसे सिंपलेस्ट अमीनो एसिड जो होती है वो ग्लाइसिन है। ठीक है, मोस्ट कॉम्प्लेक्स की अगर बात करें तो वो ट्रिप्टोफैन है। ठीक है, अगर ये चीजें तुम लिखते हो हाईलाइट करके एक्स्ट्रा, तो क्या होता है, तुमको एग्जाम में मार्क्स ज्यादा मिलेंगे। ठीक है, इसलिए मैं इसको बता दे रहा हूँ अलग से। ठीक है, इसके बाद फर्स्ट डिस्कवर्ड अमीनो एसिड की बात करें तो एस्पार्जीन है। एस्पार्गस प्लांट से क्या हुआ था, निकाली गई थी सबसे पहले। ठीक है, इसके बाद अगर बेस्ड ऑन नंबर ऑफ अमीनो एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ठीक है, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ अमीनो एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप क्या हुआ, क्लासिफाई किया गया। ठीक है, इसमें सबसे पहले क्या, एसिडिक अमीनो एसिड। एसिडिक अमीनो एसिड में इसमें क्या है, विद 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ठीक है, अगर 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ठीक है, जैसे लाइक उसका स्ट्रक्चर कोई ए है, इसमें तुम्हारा NH एक अमीन ग्रुप है, इधर एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा हुआ है, एक इधर कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा हुआ है और ए। ठीक है, इस टाइप से, या इधर भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। इस टाइप से कोई कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा हुआ है तो वो क्या होगा, एसिडिक अमीनो एसिड होगी। उसका एग्जाम्पल है तुम्हारा ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड। ठीक है, इसके बाद क्या, बेसिक अमीनो एसिड की अगर बात करें तो विथ 2 अमीनो ग्रुप, तब क्या हो जाएगा, 2 अमीन ग्रुप लग जाएगा। ठीक है, यहाँ भी अमीन ग्रुप लग गया। ठीक है, ये तुम्हारा हो गया, तो उसको हम क्या बोलते हैं, बेसिक अमीनो एसिड बोलते हैं, और इसका एग्जांपल है लाइसिन। इसके बाद नेचुरल अमीनो एसिड की अगर बात करें तो इसमें केवल 1 कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा होगा और 1 एमीन लगा होगा, बाकी तुम्हारा क्या हो सकता है, 2 हाइड्रोजन हो सकते हैं या कुछ भी हो सकता है उसकी जगह पे। ठीक है, उसका एग्जाम्पल तुम्हारा वैलिन। ठीक है, वैलिन क्या है, नेचुरल अमीनो एसिड है। इसके बाद क्या है, एरोमेटिक अमीनो एसिड। एरोमेटिक का मतलब समझते हो, एरोमेटिक का मतलब होता है कि रिंग, रिंग फॉर्म या बेंजीन रिंग। ठीक है, उससे जुड़ी हुई अमीन ग्रुप से जुड़ी हुई कोई, तो उसको हम एरोमेटिक अमीनो एसिड बोलते हैं। ठीक है, इसमें तुम्हारा क्या है, टायरोसिन है, फिनाइल एलानिन है और ट्रिप्टोफैन है। ठीक है, 3 जो है तुम्हारे एरोमेटिक अमीनो एसिड्स हैं। ठीक है, इसको अगर याद रख पाओ तो रख लो। ठीक है, वैसे कोई जरूरत नहीं है, बट क्या है, ये तुम्हारा क्या एमसीक्यू फॉर्म में आ सकता है और आता है भी एमसीक्यू फॉर्म में। एसिडिक ये दे दिया, कौन सा इसमें से नेचुरल अमीनो एसिड है या कौन सा एसिडिक अमीनो एसिड, कौन बेसिक अमीनो एसिड, इस टाइप से क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, इसके बाद हम क्या है, इसके बाद और अगर स्ट्रक्चर के फॉर्म में हम क्लासीफाई करें तो इसमें 4 पार्ट में डिवाइडेड है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और क्वाटनरी। ठीक है, ये क्या है, 4 पार्ट में डिवाइडेड है, ये तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। ऐसे ही मैं बता रहा हूँ, प्राइमरी जो है सिंपल एक सिंगल बॉन्ड से क्या होता है, जुड़ा होता है पेप्टाइड बॉन्ड से। उसके बाद फिर क्या आता है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म आता है सेकेंडरी में। उसका सेकेंडरी 2 पार्ट में डिवाइड है, अल्फा हेलिक्स है और सीट हेलिक्स करके है,
ठीक है, ये तुमने बायोमॉलिक्यूल में पढ़ रखा, अगर तुम पढ़ना चाहते हो तो एक बार वहां से देख लेना। अगर कंटेंट तुम बढ़ाना चाहते हो अपने साइड से तो वहां से बढ़ा सकते हो, ठीक है। बट उतना कोई जरूरत नहीं, क्योंकि तुमको भी पता है कि एग्जाम 3 घंटे का होता है, उसमें न्यूट्रिशन और बायोकेमिस्ट्री दोनों करना होता है, तो टाइम उतना बचता नहीं है, ठीक है। अगर कंटेंट तो अपने साइड से पढ़ाना चाहते हो तो वहां से एक बार बायोमॉलिक्यूल में देख लेना, ठीक है। इसके बाद हम आगे चलेंगे डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन से पे। इसके बाद हम देखेंगे डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन के बारे में बात करेंगे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है, ठीक है। कभी कभी लॉन्ग क्वेश्चन आता है, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट हो, लिपिड हो या प्रोटीन हो, हमेशा जो है डाइजेशन एब्जॉर्प्शन एंड मेटाबॉलिज्म के बारे में ही पूछा जाता है, ठीक है। सबसे पहले हम डाइजेशन के बारे में देखेंगे। डाइजेशन क्या है, एक मैकेनिकल प्रोसेस है। उसमें क्या होता है, जो बड़े फूड पार्टिकल्स होते हैं उसको क्या कहते हैं, एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़ने को ही क्या बोलते हैं, हम डाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। जैसे कोई बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स चीज हो तो छोटे छोटे पार्ट में तोड़ देना, और उसमें इतना छोटा तोड़ देना को अपने आप ही एब्जॉर्ब हो जाए, या किसी के हेल्प से एब्जॉर्ब हो जाए, या कहीं पे जाके एब्जॉर्ब हो जाए, उसी को हम क्या बोलते हैं, डाइजेशन बोलते हैं। एब्जॉर्प्शन क्या, तुम्हारा केमिकल प्रोसेस है, ठीक है। तो डाइजेशन जब भी मैंने पढ़ाया, चाहे कार्बोहाइड्रेट हो या लिपिड हो, जब भी बताया था, बोला है हमको, जब भी मैंने पढ़ाया तो हमने बोला है कि इसको क्या करना है, इमेजिन करना, अपनी बॉडी के थ्रू इमेजिन करना। सबसे पहले क्या होता है, फूड पार्टिकल जो होता है वो माउथ में आता है, ठीक है। माउथ में आता है तो उसमें क्या होता है, सबसे पहले किस चीज का एब्जॉर्प्शन होता है, लिपिड का होता है कि नहीं होता, कार्बोहाइड्रेट का होता है कि नहीं होता, प्रोटीन का होता है कि नहीं। सबसे जरूरी चीज होती है कि ये सलाइवा से मिलता है फूड पार्टिकल, सबसे पहले उसका क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले माउथ में आया, माउथ में आने के बाद क्या होगा, ईसोफेगस के थ्रू कहाँ गया, स्टमक में गया, ठीक है। स्टमक में गया तो वहां पे इसमें क्या होने वाला, कितने छोटे पार्ट में टूटने वाला है, या उसका डाइजेशन वहां पे हो रहा है कि नहीं हो रहा। उसके बाद कहाँ पे आएगा, तुम्हारे ड्यूडिनम में आएगा। ड्यूडिनम के साथ मिलता है कौन, पैंक्रियाज मिलता है, और साथ में बाइल सॉल्ट मिलता है, ठीक है। उसके बाद वहां पे क्या होगा कि जो एसिडिक फॉर्म से आया तुम्हारा बेसिक फॉर्म में, उसके बाद फिर क्या होता है, जब बहुत ज्यादा बेसिक फॉर्म में आने के बाद उसमें कुछ और छोटे छोटे पार्ट में टूटता है, क्योंकि पैंक्रियाटिक एंजाइम्स होते हैं, वहां पे कुछ बाइल सॉल्ट होता है, ठीक। उसके बाद कहाँ पे आता है, तुम्हारा जेजुनम में आता है और इलियम में आता है। वहां इतने छोटे पार्ट में हो जाता है, वहां पे जाके एब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है। उसके बाद जो बचा कुचा वेस्ट पार्ट होता है वो तुम्हारे कहाँ जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, वहां पे कुछ पार्ट, कुछ सबको पता है, कुछ सर्टेन ऑफ ड्रग्स, कुछ अमाउंट ऑफ एल्कोहल, कुछ अमाउंट ऑफ क्या होता है, वाटर एब्जॉर्प्शन होता है तुम्हारे लार्ज इंटेस्टाइन में। इसके अलावा कोई भी एब्जॉर्प्शन नहीं होता लार्ज इंटेस्टाइन में, ठीक है। सबसे पहले इसको देखेंगे माउथ में। माउथ में वैसे कोई भी एब्जॉर्प्शन नहीं होता, ठीक है। प्रोटीन का कोई भी माउथ से एब्जॉर्प्शन नहीं होता। इसलिए क्या होता है, सिंपल सलाइवा मिक्स होता है और क्या करता है, वो एक्टिवेट करता है, ठीक है। डाइजेशन होने की एक्टिवेट करता है। उसके बाद कहाँ पे आता है, स्टमक में आता है। स्टमक में आएगा तो वहां पे क्या होगा कि वो वहां की सेल्स को स्टूमुलेट करेगा, वहां से एचसीएल निकलेगा, पेप्सिन निकलेगा, रेनिन निकलेगा, ठीक है। उनको क्या करता है कि उन फूड पार्टिकल्स को छोटे छोटे सिंपल फॉर्म में तोड़ना स्टार्ट करता है, कन्वर्ट करना स्टार्ट करता है, ठीक है। उसके क्या होगा, उसको आएगा एसिडिक फॉर्म, उसके बाद धीरे से नीचे आएगा और ड्यूडेनम में। ड्यूडेनम में कौन मिलता है तुम्हारा, जैसे नीचे आएगा एसिडिक फॉर्म से, जैसे नीचे आएगा तुम्हारा ड्यूडेनम में, वहां पे एल्कलाइन फॉर्म में वो क्या होता है कि कन्वर्ट करता है, उसको स्टूमुलेट करता है, ठीक है। कुछ सेल्स को स्टूमुलेट करता है, और तुम्हारा क्या होता है, पैंक्रियाज से कुछ एंजाइम निकलना स्टार्ट करते हैं, जहाँ से बाइकार्बोनेट निकलता है, उसको क्या करता है कि वो बेसिसिटी प्रोवाइड करता है, उसके बाद और छोटे जो पैंक्रियाज से और कुछ एंजाइम निकलते हैं, वो क्या करते हैं, उनको छोटे पार्ट में कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद फिर क्या होता है कि नीचे चला जाता है जेजुनम में, वहां से इतना छोटे पार्ट में चला जाता है कि एब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है। वही चीजें दिख रखी, मैं बताता हूँ एक एक करके क्या क्या है। सबसे पहले क्या है, माउथ है। माउथ में आया तो यहाँ पे क्या, नो डाइजेशन ऑफ प्रोटीन इन माउथ, कोई भी डाइजेशन नहीं हो रहा, ठीक है। केवल क्या हो रहा है कि छोटे छोटे फूड पार्टिकल को हमने जो रोटी खाई, ठीक है, उसके साथ दाल ली, तो रोटी में तुम्हारा बहुत कम अमाउंट ऑफ प्रोटीन मिलता है, ठीक है, दाल में मिल जाता है। तो वहाँ पे कोई भी क्या होगा कि कोई भी डाइजेशन नहीं होगा, केवल क्या होगा, सलाइवा का मिक्स होगी उसमें, ठीक है। नो प्रोटोलाइटिक एंजाइम प्रेजेंट इन द सलाइवा, कोई प्रोटोलाइटिक एंजाइम नहीं होती उसमें। क्या होगा, सलाइवा क्या करे, लुब्रिकेट द फूड एंड दिस हेल्प इन मेकिंग फूड सॉल्युबल फॉर द एक्शन ऑफ प्रोटियोलाइटिक एंजाइम, ठीक है। प्रोटियोलाइटिक एंजाइम एक्शन के लिए क्या करता है, प्रिपेयर करता है। इसके बाद कहाँ पे आया तुम्हारा, स्टमक में आया। स्टमक में आने के बाद क्या होगा, डाइजेशन ऑफ द प्रोटीन स्टार्ट इन द स्टमक, यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। सबसे पहले प्रोटीन का डाइजेशन स्टार्ट होता है स्टमक में। उसके बाद क्या करेगा, व्हेन
प्रोटीन्स इंटर इन द स्टमक, वहां पे क्या करेगा, जैसे प्रोटीन स्टमक में इंटर करता है वहां पे क्या होगा, गैस्ट्रिन जो होती है वो स्टिमुलेट हो जाती है, वो स्टिमुलेट होती है, उसके बाद गैस्ट्रिन फ्रॉम द गैस्ट्रिक म्यूकोसल सेल के कांटेक्ट में जैसे आता है वो स्टिमुलेट हो जाती है। जैसे गैस्ट्रिन स्टिमुलेट होती है तो वो क्या करती है, वो कुछ एंजाइम सिक्रिएट करती है, वो क्या करती है, एचसीएल सिक्रिएट करेगी, पेप्सिनोजन सिक्रिएट करेगी, रेनिन सिक्रिएट करेगी। रेनिन क्या हो, आपका इन्फेंट में वर्क करता है और दूध को क्या करता है, दही में बनाने में हेल्प करता है। ठीक है, इसीलिए बोलते हैं कि जो दूध या बहुत ज्यादा लोग प्रेफर करते हैं दूध ही पीना चाहिए। उन जब एडल्ट हो जाता है तो उसमें कोई भी क्या होता है, एंजाइम नहीं होते हैं दूध को डाइजेस्ट करने के लिए, इसलिए बहुत सारे लोगों को क्या होता है, दूध डाइजेस्ट नहीं होता है। ठीक है, केवल बच्चों में ही रेनिन मिलता है। वो क्या करते हैं, जब तक वो चाइल्ड है तब कुछ एज तक। ठीक है, ये एज मुझे आप कमेंट करके बताना किस एज तक रेनिन निकलता है, मैं ये जानना चाहता हूँ। एक ये सिनेरियो टाइप का टॉपिक हो सकता है। ठीक है, किस एज तक क्या होता है, एक क्वेश्चन है तुम्हारे लिए, किस एज तक रेनिन निकलता है। ठीक है, उसके बाद रेनिन निकलना बंद हो जाता है। ठीक है, ये तुम्हें मुझे कमेंट करके बताओगे। ठीक है, इसके बाद क्या, पेप्सिनोजन सिक्रीट बाय द चीफ सेल एक्टिवेट टू द पेप्सिन बाय एचसीएल। ठीक है, क्या है, पेप्सिनोजन सिक्रेटेड बाय पेप्सिनोजन कहाँ से निकलता है, तुम्हारे चीफ सेल से निकलता है और एक्टिवेट करता है पेप्सिन और पेप्सिन बाय सेल, मतलब एचसीएल से क्या करता है, पेप्सिन को स्टिमुलेट करता है, एक्टिवेट करता है। ठीक है, तो इसमें केवल यही काम होता है। ठीक है, इसके बाद तुम आ जाओ अपना इन इंटेस्टाइन पैंक्रियाटिक एंजाइम। ठीक है, पैंक्रियाटिक एंजाइम कहाँ पे आ गया, नीचे आ गया तुम्हारा ड्यूडेनम में आ गया। ड्यूडेनम में आते ही एसिडिक क्या होगा, बेसिक में कन्वर्ट होगा, उसमें क्या होगा तुम्हारा, as the acidic stomach content pass into the duodenum, the low pH trigger the secretion of the hormone। जो लो पीएच है वो क्या करेंगे, जैसे ही कांटेक्ट में आएंगे वहां सेल, ड्यूडेनम सेल में, वो क्या करेंगे, उसको ट्रिगर करेंगे, स्टिमुलेट करेंगे, उसको क्या करने के लिए, बेसिसिटी प्रोवाइड करने के लिए। तब वहां पे क्या होगा तुम्हारा, वहां सिक्रेटिन सबसे पहले आएगा। सिक्रेटिन क्या करेगा, स्टिमुलेट पैंक्रियाज टू सिक्रेट द बाइकार्बोनेट। वो क्या करेगा, सिक्रेटिन स्टिमुलेट करेगा पैंक्रियाज को बाइकार्बोनेट सिक्रेट करने के लिए टू न्यूट्रलाइज द एसिडिक पीएच। सबको पता है 1.5 के आसपास क्या होती है स्टमक पीएच होती है, और ड्यूडेनम में आते ही 7.2 या 7.5 तक पहुंच जाती है। ठीक है, ये होती है तुम्हारी पीएच। इसके बाद एक दूसरा तुम्हारा सेल होती है कोलियोसिस्टोकाइनिन। कोलियोसिस्टोकाइनिन क्या करती है, स्टिमुलेट करती है पैंक्रियाटिक पेप्टाइडेज को। पैंक्रियाटिक पेप्टाइडेज को जैसे स्टिमुलेट करेगी वो क्या करता है, टू टाइप के हार्मोन्स निकालता है, एक होता है एंडोपेप्टाइडेज और एक होता है एक्सोपेप्टाइडेज। ठीक है, सबको पता है एंडोपेप्टाइडेज और एक्सोपेप्टाइडेज। ठीक है, एंडोपेप्टाइडेज क्या करता है, इसमें से निकलता है ट्रिप्सिन, नहीं हाँ ट्रिप्सिन निकलता है, और काइमोट्रिप्सिन निकलता है, और इलास्टेज निकलता है। ठीक है, एक तुम्हारा निकलता है एंडोपेप्टाइडेज से। ठीक है, क्या करता है, वो प्रोटीओज को पेप्टाइड में कन्वर्ट करने के काम करते हैं सारे के सारे। इसके बाद यहाँ पे एक्सोपेप्टाइडेज क्या निकलता है, कार्बोक्सिल पेप्टाइडेज निकलता है और अमीनो पेप्टाइडेज निकलता है। ठीक है, ये सारे क्या है, कैटालिस्ट हैं। ठीक है, ये सारे के सारे कैटालिस्ट हैं। सबसे पहले माउथ में कोई भी डाइजेशन नहीं हुआ, स्टमक में डाइजेशन स्टार्ट हुआ, तुम्हारा क्या यहाँ से क्या क्या निकला, एचसीएल निकला, पेप्सिनोजन और रेनिन, जो कि इन्फेंट में डाइजेशन का काम करती है तुम्हारे प्रोटीन का। ठीक है, इसके बाद पैंक्रियाटिक एंजाइम आया, जहाँ सबसे पहले सिक्रेटिन के कांटेक्ट में आते ही ये क्या निकालता है, तुम्हारा बाइकार्बोनेट निकालता है, और इसको क्या करता है, एसिडिक फॉर्म को न्यूट्रलाइज करता है। उसके बाद क्या आता है, कोलेसाइस्टोकाइनिन आता है, वो जो सिक्रेट करता है, स्टिमुलेट करता है पैंक्रियाटिक पेप्टाइडेज को। पैंक्रियाटिक पेप्टाइडेज क्या करता है, टू टाइप के हार्मोन्स निकालने में हेल्प करता है, एंजाइम निकालने में हेल्प करता है तुम्हारा हार्मोन्स। ठीक है, एंडोपेप्टाइडेज और एक्सोपेप्टाइडेज। ठीक है, एंडोपेप्टाइडेज में ट्रिप्सिन है, काइमोट्रिप्सिन है और इलास्टेज है। ठीक है, और एक्सोपेप्टाइडेज में क्या है, तुम्हारा कार्बोक्सिल पेप्टाइडेज और अमीनो पेप्टाइडेज को निकालने में हेल्प करता है। ठीक है, इसके बाद हम हमारा इंटेस्टाइन में देखेंगे। इसके बाद हम क्या देखेंगे, इंटेस्टाइन बाय क्या, इंटेस्टाइन बाय इंटेस्टाइनल एंजाइम। ठीक है, मतलब क्या है, जो इंटेस्टाइन्स में क्या है, जैसे ही इंटेस्टाइन में ड्यूडेनम से क्या हुआ, ड्यूडेनम जैसे पैंक्रियाज से बहुत सारे एंजाइम्स निकले, उसके बाद थोड़ा सा और नीचे आया। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, सेम एंजाइम जो पैंक्रियाज से निकली थी वही वर्क करती है। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाता है, सीधे सीधे एब्जॉर्प्शन हो जाता है। ठीक है, प्रोटीन का इसमें क्या है, द डाइजेशन प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोलिसिस। ठीक है, डाइजेशन प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोलिसिस बाय द पेप्सिन, ट्रिप्सिन, इलास्टेज, कार्बोक्सिलेज और क्या, काइमोट्रिप्सिन एंड कार्बोक्सिल पेप्टाइडेज सिक्रेटेड बाय द म्यूकस ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। ये कहाँ से निकलते हैं, म्यूकस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन के से निकलते हैं, और वो क्या करते हैं,
हेल्प करते हैं और छोटे पार्ट में तोड़ने के लिए, क्या तुम्हारे प्रोटीन को पेप्टाइड में तोड़ने का काम करते हैं। ठीक है, एक सिंगल पेप्टाइड में तोड़ने का काम करते हैं, और सिंगलेस्ट एक सिंपलेस्ट फॉर्म होता है। ठीक है, ये तुम्हारा स्मॉल इंटेस्टाइन में यहाँ तक कंप्लीट हो जाता है। वहां से कुछ और पेप्टाइडेज निकलते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, अमीनो पेप्टाइडेज बोलते हैं और डाइपेप्टाइडेज बोलते हैं। ठीक है, अब अमीनो पेप्टाइडेज और डाइपेप्टाइडेज जब कन्वर्ट हो गया, एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, उसके बाद क्या होगा, तुम्हारा एब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो जाता है। एब्जॉर्प्शन केवल एक ही तरीके से होता है, वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू होता है। ठीक है, यहाँ पे देख लो एब्जॉर्प्शन, यहाँ का इसका एब्जॉर्प्शन जो बहुत ज्यादा सिंपल है। ठीक है, इसमें क्या एब्जॉर्प्शन ऑफ द मोस्ट ऑफ द अमीनो एसिड्स बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म, एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म के थ्रू होता है। सबको पता है जब एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म के थ्रू होगा तो उसमें क्या होगा कि एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, इसमें क्या होगी, एटीपी यूटिलाइज होगी। ठीक है, और उसमें भी क्या होता है, ये यूज करता है बाय सोडियम डिपेंडेंट एक्टिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम, सोडियम पोटेशियम पंप का क्या करता है, इस्तेमाल करता है। ठीक है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट वैसे होता है इसी के थ्रू है, सोडियम पोटेशियम क्या है, पंप के थ्रू होता है। जैसे कि सोडियम क्या होता है, 3 सोडियम अंदर जाते हैं और 2 पोटेशियम बाहर आते हैं। जब सोडियम अंदर जाता है तो क्या करता है, उसी के साथ जो पेप्टाइड्स होते हैं उसको क्या करता है कि ब्लड वेसल्स में लेके चला जाता है। ठीक है, ब्लड वेसल्स में उसी के साथ लेके जाता है, चला जाता है, यही तुम्हारा क्या हो जाता है, एब्जॉर्प्शन हो जाता है। और इसमें तुम इतना लिख देते हो तो बहुत होगा। ठीक है, वैसे लॉन्ग क्वेश्चन की अगर बात करें तो ये तुम्हारा डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन नहीं आएगा प्रोटीन का, जब भी आएगा कार्बोहाइड्रेट से आएगा या लिपिड से आएगा। ठीक, क्योंकि वो थोड़ा सा बड़ा है, उसमें कंटेंट ज़्यादा है। ठीक है, जब भी आएगा वहां से आएगा, या कुछ और अमीनो से इम्यूनो से क्वेश्चन पूछ सकता है या कहीं और से पूछ सकता है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, से बात कुछ और टॉपिक के साथ नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे, मेटाबॉलिज्म के बारे में बात करेंगे और कुछ और चीज़ों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, इसमें से कोई भी चीज़ अगर ना समझ में आई हो तो डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हो। नीचे टेलीग्राम चैनल का डिस्कशन ग्रुप है, वहाँ पे ज्वाइन कर लो। कोई भी चीज़ ना समझ में आ रही हो तो डायरेक्टली कमेंट करके पूछ लो। जितने भी लोग और पढ़ाते हैं मेरे साथ वो क्या है उसमें एडेड है। ठीक है, तो वो आपको क्या करेंगे, हेल्प करने की कोशिश करेंगे अगर कोई भी सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी इशू आ रहा है तो। ठीक है, इसके अलावा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ तुमको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे, उससे पता चल जाएगा किस टाइप का क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। थैंक यू।